हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट अपना 2 पॉइंट जितने भी एक्सरसाइज है 2.1 और मिसलेनियस चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया लास्ट क्लास के अंदर। आज अपन नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे और बेसिक के बाद जो भी क्वेश्चन है अनसोल्ड उनमें जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे बेसिक है अपना, इसका वो 2 प्रकार से देखेंगे। एक तो मेन रूप से जो बेसिक है अपना वो देखेंगे और फिर देखेंगे इसका मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इनको 2 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे इनका, और इनकी 2 प्रकार से जैसे बेसिक की स्टडी कर लेंगे अगर हम और मैट्रिक्स के जो टाइप्स देख लेंगे, उसके बाद जो अनसोल्ड क्वेश्चन है उनमें जाएंगे तो काफी ज्यादा हद तक हमें इस चीज का पता चलेगा कि बेसिक का वहां कितना यूज हो रहा है। क्योंकि जो भी चीज देखेंगे अपन, वो जब भी हम अनसोल्ड क्वेश्चन हल करते हैं तो बेसिक में से बहुत सारी चीजें उठाते हैं और उन्हीं से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें करना क्या जरूरी है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स का योग किस प्रकार से करते हैं, मैट्रिक्स का व्यवकलन किस प्रकार से करते हैं, गुणन संक्रिया क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इनको जैसे मैट्रिक्स के अंदर कितने प्रकार के भाग हैं जिनको हम डिवाइड करके इनके मान निकाल सकते हैं। वो सब चीजें आज हम मैट्रिक्स के बेसिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करने के लिए जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन। तो परिभाषा बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है इसकी। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रमित, जो क्रमित युग्म होता है, आयताकार क्रमित युग्म के रूप या व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। यहां देखो, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रमित जो रूप होता है जिनको कोष्टक के अंदर बंद करते हैं उसको क्या कहेंगे, हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसको लिखने का तरीका किस प्रकार से आता है, तो एक नाम आया यहां हमारे पास में, आयताकार रूप होना चाहिए, ऑर्डर्ड के रूप में, क्रमित पेयर के रूप में। तो जैसे यहां मान लो आयताकार का रूप इस प्रकार से होगा कुछ, ठीक है। इस प्रकार की मैट्रिक्स के अंदर संख्याओं की जो क्रमित व्यवस्था है, क्रम के रूप के अनुसार जो व्यवस्था है, उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। अब वो जरूरी नहीं है, आप यहां कहोगे कि सर अगर हम ये बात कहें कि ये तो मान लो 2x3 की मैट्रिक्स हो गई, अगर यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स हो तो ये तो वर्ग है, लेकिन वर्ग भी तो एक आयत का ही रूप है। वर्ग भी तो क्या है, एक आयत का ही रूप है। अब यहां देखो, इसमें इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसमें कितने प्रकार से हम संख्याओं को लिखा जा सकता है। 2 प्रकार से लिखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आयत में क्या होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसको 2 प्रकार के संख्याओं के रूप में या 2 प्रकार की लाइंस के रूप में हम लिखेंगे। कौन सी, एक तो होती है अपनी क्षैतिज रेखा, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रूप में लिखेंगे उसको, और इसका मान क्या होता है, इस प्रकार जो व्यवस्था आएगी, इस प्रकार की जो क्रमित लाइन आएगी अपनी, इस प्रकार की जो संख्याओं की व्यवस्था आएगी, वो क्या होगी, m होगी। उसका मान क्या होगा, m, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स होती है वो m इंटू n की मैट्रिक्स होती है, m इंटू n की मैट्रिक्स होती है। और फिर यहां देखो, इसका मान अगर क्षैतिज का मान m होगा तो एक लाइन अपनी ये भी आती है, ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे, ये होती है अपनी ऊर्ध्वाधर को कहेंगे n, जिसको n क्रमित युग्म के रूप में हम लिखेंगे, वर्टेक्स रूप में, वर्टेक्स के रूप में लिखेंगे इसको। तो यहां 2x3 या m क्रॉस n की अपने पास क्या आती है, एक इस प्रकार की व्यवस्था जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टेक्स लाइन के रूप में व्यवस्थित
की जाती है उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ये तो होगी सिंपल इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। इसके बाद देखो मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ये चीजें देखेंगे। तो मैट्रिक्स हमेशा, इसमें कुछ चीजें हैं मैं आपको लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नोट कर लेना। मैट्रिक्स के अंदर दो प्रकार के स्तंभ मैंने अभी बताया आपको, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो ये तो होता है अपना, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी वो तो होगा स्तंभ, और ये जो तिरछी रेखा है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो होगी रो, कॉलम। ये तो हो गया रो और ये हो गया कॉलम, पंक्ति, और जो एकदम स्ट्रेट खड़ा है वो स्तंभ। ये तो हमें बेसिक चीजें हैं, ये तो हमें ध्यान में रखनी है कि ये वाला रो होता है, ये वाला कॉलम होता है। और इसी प्रकार की व्यवस्था हम बनाएंगे किसमें, मैट्रिक्स में। दूसरी बात, अव्यूह में या मैट्रिक्स में सभी प्रकार की संख्याएं, प्रकार की संख्या जिसमें देखो कौन कौन सी, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी प्रकार की संख्याएं या संख्याओं का समूह आ सकता है, संख्याएं आती है या व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा इसका, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं, जो इंग्लिश में अल्फाबेट है, तो उनको बड़े अक्षरों के रूप में इसको व्यवस्थित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से अव्यूह को निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। थर्ड अपना है अव्यूह मैट्रिक्स की बात करूं, अव्यूह के अंदर जो इसको डिनोट तो करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कैपिटल ए ले लिया, तो कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है जो ए आई जे के रूप में इसको एम क्रॉस एन के रूप में दी हुई है। तो यहां देखो इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, कैपिटल ए से कर रहे हैं। यहां कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, कैपिटल में डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम अव्यूह के अवयवों की बात करें, अव्यूह के मैट्रिक्स के अवयवों की, तो अव्यूह के अवयव, जो अवयव का मतलब हो गया ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर के अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया, ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, तो ये जो अंदर वाला ए है वो स्मॉल है और जो बाहर वाला है ए, ये है कैपिटल ए। ठीक है, तो ये अव्यव, इसको कहते हैं अव्यव को डिनोट करने की, और इसे कहते हैं अव्यव के अवयव। अब यहां देखो तीसरा अपना टॉपिक है, पॉइंट है, अव्यव का किसी भी प्रकार से मान नहीं निकलता है, क्योंकि यह एक व्यवस्था है। क्योंकि यह एक व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 10, तो क्या इसका मान इस 10 के इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। 10 का मान इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था का किसी प्रकार से मान नहीं निकलता है। ये तो अपन ने इसको क्रमित रूप के अंदर अपन ने व्यवस्थित किया है, इसका कोई मान नहीं निकलेगा। तो ये चीजें हैं बेसिक, कुछ आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अव्यूह का क्रम। किस प्रकार के रूप में इसको लिखते हैं मैट्रिक्स को। तो देखो अभी मैंने ये बताया था आपको कि एक से इसको मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, और यहां एक जो भी अपनी मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का रूप में
लिखी जाती है, और उसको अवयवों को लिखने का तरीका ए आई जे और एम क्रॉस एन का रूप होती है। सबसे पहले जो ये चीज लिखी जाती है ये होती है पंक्ति। एम, एम क्या होती है? पंक्ति, इसको पंक्तियां कहते हैं, और इसको सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना है एन, इसे कहते हैं कॉलम, स्तंभ के रूप के अंदर, स्तंभ, इसको क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। अब यहां देखो ये एम क्रॉस एन क्या है? ये एक ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर है, कहने का मतलब कोटि है ये, इसे क्या कहेंगे? कोटि या ऑर्डर। तो ये कोटि m क्रॉस n के रूप की आएगी, और यहां m और n जो भी मान है वो 1 से लेकर n तक होंगे। जैसे m के मान तो 1 2 3 4 m तक होगा, और n का मान यहां अगर मैं इसकी बात करूं a i j की, तो a i j को m क्रॉस n के रूप में लिखूंगा। तो सबसे पहले i का मान कहां से कहां तक आएगा? i का मान आएगा 1 2 3 4 से लेकर m तक। कहां तक? m तक। और जो j का मान आएगा वो कैसे आएगा? 1 2 3 4 और n तक आएगा। इस प्रकार से इसको लिखते हैं अपन। ये लिखने का तरीका होता है, इसका रूप होता है लिखने का। ठीक है, अब हम बात करें, मान लो ये तो अपना था मैथमेटिकल रूप। अब एक एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको लेकर देखें तो किस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, और वो किस प्रकार से मैट्रिक्स है, सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूं यहीं पे। m क्रॉस n को मान लिया 3 क्रॉस 3 की कोई कोटि है इसकी, तो इसको लिखूंगा, मान लो ये मैट्रिक्स बना दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई कोई। अब यहां अगर मैं बात करूं i और j की, तो किस प्रकार से होगा ये? तो सबसे पहले मैं ये वाला मान है मेरा, जैसे मान लो पहला मान है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? i का मान भी 1 और j का मान भी 1 होगा। a11 है ये वाला कॉलम क्या है? a11 है। तो यहां देखो a11 की बात करूं तो कितना मान आया इसका? 1 आया, जहां i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू भी कितना आया? 1 आया। फिर इसकी बात करूं a12, तो ये वाला हो गया a12, तो इसका मान कितना है? 2। यहाँ i का मान पहले ले आ जाएगा, पहले मान किसका आ रहा है? m का, और बाद में j का, कहने का मतलब n का। तो यहाँ 1 और 2 है, तो 1 मान किसका आया? i का, तो ये तो आ गया i इक्वल टू कितना? 1। और j मान कितना आया? दूसरा मान है j का, j का मान कितना है यहाँ पर? 2। इसी प्रकार देखो ये वाला थर्ड वाला देखें, a13, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? देखो i का मान, इसका मान है 3, तो i का मान कितना है यहाँ पर? i का मान 1, और j का मान कितना है? j का मान है 3। तो इस प्रकार से हम ये वाला पोर्शन लेंगे अगर, तो ये हो गया 2 1, a21, फिर ये a22, फिर a23, फिर इसी प्रकार 3 1 3 2 और 3 3। तो इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स बन जाती है। अब ये तो हो गया अपना इसका लिखने का तरीका और उसका एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे दूसरा टॉपिक, अव्यय का जो व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहां देखो व्यापक रूप के अंदर थोड़ा सा इसी के साथ इसी को रिलेटेड करके मैं यहां बता रहा हूं। जैसे व्यापक रूप की बात करें मैट्रिक्स के, तो व्यापक रूप में जैसे ये वाला ही लेकर चल रहा हूं, मान लो मैं A जो अपनी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने यहां पर ये निकाला अभी a11 a12 a13 इस प्रकार से, तो ये किस रूप में चल रहा है? किस तरफ चल रहा है? इस तरफ। तो a11 a12 a13 इस प्रकार से चलते चलते आगे तक वैल्यू कहां तक जाएगी? m तक जाएगी। ठीक है, यहां देखो a11 हो गया, फिर a12 हो गया, फिर इस प्रकार से देखो ये मान चल रहा है किसका? पहला मान चल रहा है देखो i का, पहला मान किसका चल रहा है? i का, ये तो फिक्स है, i का मान तो फिक्स है। फिर दूसरा मान चल रहा है किसका? j का, और j का मान कहां तक आएगा? n तक, तो ये आ गया n तक। ठीक है, आप इसको बीच में यहां पर j ले लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। a12 a11 a12 a1j, फिर आगे a n तक जाएगा, 1 n तक। ये आ गई अपनी मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, तो ये वाला आ गया आपका a21, तो यहां आ गया a21, ये a22, फिर ये कहां तक जाएगा? a2j तक, और फिर ये कहां तक जाएगा? a2n तक।
इसी प्रकार जाएगा। नेक्स्ट अपना देखेंगे अगर, तो इसको ये आगे बढ़कर ये जो 1 2 3 वाला है, ये पहला मान है आई का। किसका मान है? आई का मान है। तो ये कहां तक जाएगा? ए आई तक जाएगा या एम तक जाएगा? कहां तक जाएगा? एम तक। तो ये एम तक जाकर यहां पर भी क्या आएगा? ए एम 1 है, ए एम 2 है, फिर ये ए एम या ए एम की जगह आप ये जो चल रहा है वैल्यू एम ही ले रहे हैं अपन, ए एम की जगह आप 2 भी आई भी ले सकते हैं, आई और जे ले सकते हैं यहाँ पर, ए आई जे। और फिर ये कहाँ तक जाएगा? ए एम और एन तक। तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स बन गई? एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स का एक रूप बन गया। ये इस प्रकार से बनेगी मैट्रिक्स। तो ये हो गया इसका क्या, कौन सा रूप? व्यापक रूप, जिसको हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसकी से तुलना करेंगे तो ये वाला इसका मान होगा, ये वाला इसका मान होगा। अगर आगे वैल्यू बढ़ेगी, आगे तक वैल्यू जाएगी, तो वो इस प्रकार से निकलेगी। अब नेक्स्ट में चलेंगे, आव्यूह का मैट्रिक्स का विकर्ण। डायगोनल। देखो ये वाला जो टॉपिक है अपना, वो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे अनसोल्व क्वेश्चन हल करेंगे, इसलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मोस्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे। आव्यूह का विकर्ण किस प्रकार से होता है? जैसे मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा था यहाँ ए एम क्रॉस एन की। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, एम क्रॉस एन की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये अपनी कौन सी किस प्रकार की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब इसका विकर्ण अगर हम देखना चाहें तो देखो विकर्ण किस प्रकार से आएगा। ये जो विकर्ण कैसे होता है, देखो इसमें भी हम अगर बात करते हैं, आयत में भी बात करते हैं, वर्ग में बात करते हैं, तो हमें पता है ये क्रॉस वाला जो मान होता है, ये वाला, ये क्रॉस वाले जो भी मान होते हैं वो विकर्ण के रूप में आते हैं। तो यहाँ हम ये वाला नहीं लेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है वो आपको बताऊं मैं अभी। देखो ये वाला जो विकर्ण का मान है वो हम लेकर चलेंगे। यही क्यों लेंगे? क्योंकि अगर यहां हम ये लेंगे A11 A122 A33 A44, इस प्रकार की मैट्रिक्स में क्या होता है, ए एम क्रॉस एन के अंदर जो भी मान होता है ए आई जे एम क्रॉस एन, वो किस प्रकार से आता है? ए आई जे के अंदर आई और जे का मान हमेशा इक्वल आता है। उस प्रकार की मैट्रिक्स के अंदर हम अगर जैसे कोई भी प्रकार की मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास में, तो उसका हमें ये देखना है कि विकर्ण क्या होगा। तो हमेशा आप आई बराबर जे की जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, वो विकर्ण का मान होगा। वो कौन से अवयव होंगे? विकर्ण के अवयव होंगे। जैसे यहाँ आई बराबर जे का मतलब हो गया आई का मान भी वही सेम आना चाहिए, जे का मान भी सेम आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कह सकता हूं कि ए का मान आई भी ले सकते हैं, ए का मान जे और जे भी आ सकता है। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल आएंगे, दोनों समान आएंगे। ऐसे मान देखने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर जो दोनों समान है। इसलिए मैंने पहले इसको डिनोट किया है आपको कि ये वाला अगर आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि आई का मान आई जे के बराबर है, यहाँ आई का मान जे के मान और आई का मान जे का मान तीनों सेम है यहाँ पर। इनके अलावा, इस रेखा के अलावा, यहाँ जो ये मैंने डिनोट किया है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू है ऊपर और नीचे दोनों में कोई भी वैल्यू आई इक्वल टू जे के इक्वल नहीं आता है, क्योंकि ये विकर्ण की प्रॉपर्टी होती है आई इक्वल टू जे के लिए। इसलिए मैंने इसको पहले डिनोट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे यहाँ। तो जो भी मान लेंगे विकर्ण हम अगर निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आई इक्वल टू जे लेकर चलेंगे, और आई इक्वल टू जे का जितना भी मान होगा, जितने भी अवयव होंगे, वो किसके होंगे? डायगोनल के होंगे। कहने का मतलब विकर्ण के होंगे। तो यहां कौन कौन से हो गए विकर्ण अवयव? विकर्ण के अवयव यहां देखो A11 है, फिर एक दूसरा A22 है और A33 है। इस प्रकार से अगर आगे भी मैट्रिक्स चलती है, 4 क्रॉस 4 की हो, 4 5 की हो, कितनी भी मैट्रिक्स हो, तो उसका जो विकर्ण आएगा जिसमें आई बराबर जे आएगा, उसका मान समान आएगा, आई इक्वल टू जे आएगा। और वो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। अब देखो यहां तक तो अपना बेसिक था, वो हो गया। अब बेसिक के अंदर ही हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप में हम पहले टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है अपना पंक्ति
आव्यूह है। रो मैट्रिक्स। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में, वर्ग आव्यूह में, देखो वर्ग आव्यूह लेंगे तब उस कंडीशन में तो हम पूरा लेंगे, पूरा मान आएगा। तो वर्ग आव्यूह की जगह देखो आव्यूह में डायरेक्ट में कर देता हूं, आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो। अब हमें ये तो पता चल गया होगा पंक्ति की बात कर रहे हैं तो m आएगा या n आएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको बेसिक में थोड़ी देर पहले ही, पंक्ति हो वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब तरीका क्या होगा लिखने का, am क्रॉस n इक्वल टू, यहां पंक्ति की बात करेंगे तो पंक्ति इक्वल टू m की बात करेंगे हम, पंक्ति इक्वल टू m, और m का मान देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, m का मान एक ही पंक्ति हो तो m का मान कितना होगा, 1 होगा, m का मान 1 होगा। अब इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से लेंगे, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई 1 2 3 कोई इस प्रकार की ये आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो इसका जो मान होगा वो किस प्रकार से होगा, m क्रॉस n का होगा, और यहाँ m और n की वैल्यू कितनी होगी, m का मान कितना होगा 1। तो ये किस प्रकार की समीकरण है या किस प्रकार का आव्यूह है, 1 क्रॉस n का आव्यूह है। ये किस प्रकार का आव्यूह है, 1 क्रॉस n का आव्यूह है। सेकंड वाला पंक्ति आ गया अपना, अब देखेंगे स्तंभ आव्यूह है, कॉलम मैट्रिक्स, सेम डेफिनेशन इसी की तरह। यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, तो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और इसका लिखने का तरीका क्या होगा, यदि a m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा स्तंभ इक्वल टू, स्तंभ कितना होगा, एक स्तंभ लेना है, यानी n इस बार कौन सा आएगा, n आएगा, तो एक स्तंभ होगा उसका मान होगा n के इक्वल। और मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेगी, a, यहां देखो स्तंभ 1 होगा तो एक m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्जाम्पल स्तंभ कुछ इस प्रकार से होता है, तो 1 2 3 का यहाँ m क्रॉस 1 की क्या बन गई है, मैट्रिक्स बन गई है अपनी, m क्रॉस 1 की क्या बन गई है, मैट्रिक्स बन गई है। अब नेक्स्ट इसका अगला पार्ट देखेंगे, फोर्थ वाला पार्ट है इसका, सॉरी थर्ड पार्ट, शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स देखो किस प्रकार से होगी, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह या मैट्रिक्स में, या मैट्रिक्स के सभी अवयव, देखो नाम से स्पष्ट है शून्य आएगा, शून्य आव्यूह की बात कर रहा है इसका मतलब शून्य आएगा। यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो या जीरो हो तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ए कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली जिसका मान शून्य आव्यूह के रूप में कितना आएगा, इस प्रकार से आएगा, ये कितनी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मान लो सेकंड एग्जांपल है, जैसे यहाँ मैंने 0 0 0 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली, ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का शून्य आना चाहिए। अवयव का मतलब अंदर वाले अवयव की बात कर रहा हूं, ये प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उस प्रकार की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, जीरो अवयव कहलाती है। कोई खास बात नहीं है इसमें। तो वाला पार्ट है फोर्थ, वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स।
देखो वर्ग अवयव में सिंपल सी हमें बात हमें याद रखनी है कि यदि किसी अवयव में पंक्ति इक्वल कॉलम हो या स्तंभ हो तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। यदि किसी अवयव में पंक्ति के बराबर स्तंभ हो, पंक्ति का मान जितना हो उतने स्तंभ का मान हो, जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो, तो वो प्रकार की जो मैट्रिक्स है अपनी वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहां इसको लिखने का तरीका जैसे ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तब ए वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव है किस प्रकार से होगा? एम क्रॉस एम का होगा। यहां देखो एम क्रॉस एम क्यों लिया है? क्योंकि यहां जितनी पंक्ति होगी उतने स्तंभ होंगे, इसलिए एम क्रॉस एन लेंगे। या फिर ये कह दें कि एम इक्वल टू एम होगा, एम इक्वल टू एम होगा मान, तो इसको क्या कहेंगे? ए एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल वर्ग मैट्रिक्स लेनी है तो 2 क्रॉस 2 ले लो, 3 क्रॉस 3 ले लो, 4 क्रॉस 4 ले लो, कितनी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो यहां एग्जाम्पल के अंदर मैं 2 क्रॉस 2 की 1 2 1 3 4 ये मैंने ले लिया 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स, तो ये एक वर्ग अवयव है। अब नेक्स्ट इसका अगला पार्ट 5th, त्रिभुजाकार अवयव है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊपरी, एक होता है निम्न। एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। अब यहां देखो ऊपरी की बात करें तो ऊपरी की डेफिनेशन क्या होगी? किसी वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण समझ गए होंगे कौन से मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं? ये वाला जो विकर्ण होता है इसकी बात कर रहा हूं मैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के मान या अवयव शून्य हो तो वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी? ऊपरी मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स होगी, अपर मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर अवयव होगा। और निम्न की बात करेंगे, इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ए 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 3 की ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आ गई। अब देखो शून्य होना चाहिए मुख्य विकर्ण के नीचे के मान, नीचे के मान शून्य होने का मतलब हो गया 2 3 4, ये 5 मान लो, ये 6 मान लो, ये 7। अब देखो ये तो आ गया अपना विकर्ण, आ गया विकर्ण। अब इसके जो भी मान होंगे नीचे के वो सभी क्या आएंगे? शून्य आने चाहिए। तब वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी? वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी? ऊपरी या अपर त्रिभुजाकार अवयव होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नीचे के मान जो अपना विकर्ण लिया है इसके नीचे के मान शून्य हो गए और जो ऊपर के मान है वो एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। क्या बन रही है? यहाँ त्रिभुजाकार आकृति बिल्कुल बन रही है, यहाँ त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। अब अगर हम बात करें किसकी? निम्न की, तो निम्न हो गया लोअर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस प्रकार की बनेगी? यदि किसी अवयव या वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो वो किस प्रकार का अवयव होगा? निम्न या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वही 3 क्रॉस 3 की मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 2
3 4 ये मैंने विकेंड ले लिया एक, ठीक है। डायगोनल लेने के बाद में नीचे का मान तो कुछ ना कुछ लेना है हमें, और ऊपर के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऊपरी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ऊपरी अवयव मैंने ले लिए शून्य, नीचे अवयव 1 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। अब ये नीचे वाला क्या बन रहा है, क्या त्रिभुज, बिल्कुल बन रहा है। तो इस प्रकार का जो भी मान होगा, ये त्रिभुज बन रहा है, ये अपर त्रिभुज बन रहा है, ये लोअर त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार के हम त्रिभुजाकार अवयव को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते। अब इन दोनों में बात करें किसकी, कि अगर मान लो ए कोई अपनी मैट्रिक्स लिए m क्रॉस n की, तो उसका मान किस प्रकार से होगा, ए आई जे m क्रॉस n का मान होगा। और यहाँ ए आई जे का मान 0 होगा, ए आई जे का मान 0 होगा। कौन सी स्थिति में, जब i का मान ज्यादा होगा किससे, j से, तब ये मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। i का मान जैसे ही j से ज्यादा होगा, उस स्थिति में नीचे वाला जो भी आई जे का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वही सेम कंडीशन इसमें लगाएं कि मान लो ए, ये अपने मैट्रिक्स ली, ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली, ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेते हैं, और उसका मान होगा ए आई जे और m क्रॉस n का रूप। अब यहाँ ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, जब यहाँ i का मान कम होगा किससे, j से। तब ये वाला मैट्रिक्स क्या आएगा, ए आई जे का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। ये अपने डिफाइन भी किया है अभी। देखो यहाँ i का मान मान लो j से छोटा है, तो i का मान क्या होगा, j के मान आएंगे यहाँ से, जैसे 1 1 हो गया, फिर यहाँ देखो 2 1 होगा, क्या होगा, 2 1 होगा, फिर 2 2 2 होगा, फिर 2 3, ज्यादा जा रहा है। तो ये वाला जो i का मान, इसका मान ए आई जे का मान 0 कब होगा, जब i का मान j से क्या होगा, छोटा होगा। उस कंडीशन में ए आई जे का मान 0 होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 6 विकर्ण आयु है, विकर्ण आयु है। तो देखो विकर्ण आयु को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहां देखो, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी वर्ग आयु है में मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो वह विकर्ण अवयव या विकर्ण आयु है कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल किस प्रकार से होगा, ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मान लो वो 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, वैल्यू लेंगे। अब मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है मैट्रिक्स के अंदर, इस प्रकार का जो ये बीच वाली रेखा होती है वो होता है मुख्य विकर्ण। तो यहां मान लो 1 2 और 3 मैंने ले लिया। इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी मान है, जितने भी अवयव हैं, वो क्या होंगे, शून्य होंगे, बाकी शून्य हो गए। तो जो मुख्य विकर्ण बच गया 3x3, तो वो क्या होगा, मुख्य विकर्ण क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। अब यहां देखो ए आई जे का मान किस प्रकार से लिखा जाएगा, m क्रॉस n में ए आई जे का मान शून्य होगा। उस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, ये जब ये जो मान ले रहे हैं वो शून्य कब होगा, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा। क्योंकि जब i के इक्वल j हो जाएगा, i के इक्वल j हो जाएगा, तब तो विकर्ण के मान भी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। उस स्थिति में विकर्ण के मान भी क्या हो जाएंगे, ये वाले भी शून्य हो जाएंगे। जबकि ये मान तो हमें क्या लेने हैं, शून्य के अतिरिक्त मान है। ये तो मान क्या है, अलग मान है, विकर्ण मान है, ये तो हमें लाने ही लाने। बाकी जो सभी मान है वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो इसको स्थिर रखने के लिए, ये मान एज इट इज रखने के लिए हम क्या करेंगे, i इज नॉट इक्वल टू j करेंगे, i इज नॉट इक्वल टू j करेंगे। उस स्थिति में एक विकर्ण अवयव बनेगा। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट, अदिश आयु है, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
यदि किसी वर्ग अवयव है के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, देखो शून्य को छोड़कर बाकी सभी अवयव, तो शून्य को छोड़कर मुख्य अवयव के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? अदिश मैट्रिक्स अवयव है कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। देखो एग्जांपल के लिए मैं यहां मैट्रिक्स ले रहा हूं 3x3 की, A 3x3 की। मान लो यहां 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ये अपना आ गया 3x3 की मैट्रिक्स। यहां अब I और J M क्रॉस N की वैल्यू कितनी है? 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहां A M क्रॉस N A I J की वैल्यू किस प्रकार से होगी? M क्रॉस N में A I J होगा, दो कंडीशन बनेगी। यहां देखो इसको चेक करते हैं, समान बता रहा है प्रत्येक अवयव विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण है ये वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण, और इसके अवयव समान होने चाहिए। तो समान होने का मतलब हो गया, एक कंडीशन तो ये बन गई कि इसका मान 0 के इक्वल नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में होगा? इसका मान 0 नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में? जब I इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? J होगा। I इक्वल टू J नहीं होगा तब तो क्या होगा? ये I इक्वल टू J नहीं होगा तब तो 0 आएगा मान। दूसरी इसकी कंडीशन है कि अगर K हो, K कोई ऐसा मान है जैसे ये वाले मान, ये कौन सी स्थिति में आएंगे? जब हमारे पास I का मान J के इक्वल हो, तब उस कंडीशन में K का मान कुछ ना कुछ आएगा, हमें प्राप्त होगा, कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी। और यहाँ I इक्वल टू J होगा, उस कंडीशन में K का मान जो भी होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये इस प्रकार की बनेगी नहीं, मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? I इज इक्वल टू J लेंगे तब तो हम कोई ना कोई मान आएगा हमारा, और I के इक्वल J नहीं होगा उस कंडीशन में बाकी अवयव क्या होंगे? शून्य के इक्वल होंगे। ये किसका लिखने का तरीका हो जाएगा? A I J का। अब नेक्स्ट अपना पार्ट है टाइप्स में इकाई मैट्रिक्स। आपने पढ़ा होगा ये, तो इकाई अवयव है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई अवयव है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए? इकाई यानी 1 होना चाहिए। मुख्य अवयव के यदि किसी वर्ग अवयव है के मुख्य विकर्ण का के अवयव, मान लो मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो या एक हो, तो उस प्रकार के जो अवयव है मैट्रिक्स है उसे क्या कहेंगे? इकाई मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल A कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, जैसे 1 ले लिया, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें देखो जो वर्ग अवयव है उसका मान कितना है? 1 आ रहा है। प्रत्येक वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। विकर्ण की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा A M क्रॉस N की वैल्यू होगी A I J M क्रॉस M। यहां A I J की वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? वो भी दो प्रकार से डिफाइन होगी। A I J इक्वल टू या तो होगी वैल्यू क्या? 0। कौन सी? इस I और J के अलावा I इज नॉट इक्वल टू J होगा, तब बाकी वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी। इकाई मैट्रिक्स जो वर्ग मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, इसके अलावा बाकी मान तो क्या होंगे? 0 होंगे। दूसरी कंडीशन होगी इसका मान I J का मान होगा 1,
कौन सी कंडीशन में? 1 होगा विकर्ण वाला, और विकर्ण वाले मान को क्या लिखते हैं? A11, A22, A33, यानी I इक्वल टू जे, I इक्वल टू जे। तो ये दोनों कंडीशन अपन को, अगर हम AIJ का मान 0 लेंगे उस कंडीशन में I इज नॉट इक्वल टू जे होगा, और AIJ का मान 1 लेंगे उस कंडीशन में I इक्वल टू जे होगा। अगर 1 लेंगे इसका मान तो इसका मान भी 1 आएगा, तो 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 लेंगे इसका मान तो 2 आएगा, यहाँ पर भी तो A22 आ जाएगा। फिर A का मान यहाँ पर देखो 3 लेंगे, यहाँ 3 लिया तो यहाँ पर भी 3, तो 3 3 का मान हो गया 1। तो इसका मतलब 1 कौन सी कंडीशन में आएगा? A13 के रूप में। अब देखो इसका ये हो गया अपना पार्ट, जितने भी पार्ट थे अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बेसिक में ही, वो देखेंगे। आगे के गुणधर्म देखेंगे, नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है अपनी परिवर्त्य आव्यूह है, इसको कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी वर्ग आव्यूह में पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित होने पर प्राप्त आव्यूह है, कौन सा आव्यूह होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? देखो, परिवर्त आव्यूह होता है उसे ए टी से, ए का ट्रांसपोज से, या ए डैश से डिनोट करते हैं। सबसे मेन बात यही है इसकी, इसको इससे डिनोट करते हैं। और उसके बाद इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स लूँ मैं अगर, या 2x3 की ले लो, 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 2x3 की क्या आई? मैट्रिक्स आई है। अब इसको मुझे परिवर्तित करना है, तो क्या करूंगा? देखो यहां मैंने क्या लेकर चला था मैं, ये वाली वैल्यू के किस प्रकार से वैल्यू है? ए की वैल्यू है ये, तो ए का ट्रांसपोर्ट या ए डैश किस प्रकार से होगा? ये वाला जो स्तंभ है वो किस में कन्वर्ट होगा? हॉरिजॉन्टल। तो यहां हो गया ये 2 3 4 पंक्ति के रूप में आ गया, और ये वाला जो स्तंभ है वो भी पंक्ति के रूप में आएगा, तो 5 6 और 7 ये आ गया अपना परिवर्तित आव्यूह। अब ये किस प्रकार की बन गई मैट्रिक्स? देखो 2x3 की लेकर चले थे और हमारे पास में किस प्रकार की आई? 3x2 की वैल्यू है। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? यदि ए कोई मैट्रिक्स हो AIJ और m×n की मैट्रिक्स हो, तो यहां उसका ए का ट्रांसपोज या ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा अपना AJI। और देखो यहाँ m×n लेकर चले थे, 2x3 लेकर चले थे, 3x2 आई, तो कहने का मतलब n×m होगा। ये इसका लिखने का क्या हो जाएगा? तरीका हो जाएगा। अब इसका सेकंड गुणधर्म देखेंगे। ये फर्स्ट था अपना, सेकंड इसका है सममित तथा विषम सममित आव्यूह है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स। तो इस प्रकार की देखो सममित और विषम सममित दो प्रकार की है इसमें। तो पहली प्रकार की है जैसे सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स में क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी आव्यूह है या ए आव्यूह में
मैट्रिक्स में सममित मैट्रिक्स होगी, कौन सी कंडीशन में? सममित मैट्रिक्स होगी यदि और केवल यदि मैं ए का ट्रांसपोज करूं, ए का ट्रांसपोज करूं तो उसका मान किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन हमें क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर कौन सी प्रकार की मैट्रिक्स होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं ए 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यहां पर 2 और -5, यहां -5 और 3, ठीक है। अब यहां देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये कितने की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 की। अब इसका मैं क्या करूंगा? ट्रांसपोज करूंगा। ए का ट्रांसपोज देखो, ए का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास मैट्रिक्स किस रूप में है? ये वाला मान जाएगा पंक्ति के रूप में, तो 2 -5, और ये वाला मान आएगा कहां? वही पंक्ति के रूप में। ये भी स्तंभ है, ये पंक्ति में चेंज होगा, -5 और 3। क्या ये मान ए के इक्वल है? ये वाला मान ए के इक्वल है? ए का मान यही तो है, बिल्कुल है ए के इक्वल। तो जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया तब मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? ए। ये वाली कंडीशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये किस प्रकार की जो मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो एक इसका दूसरा पार्ट है, उसमें थोड़ा सा और देखेंगे तो ये वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। विषम सममित मैट्रिक्स या अव्यय, स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी विषम सममित अव्यूह होगा यदि विषम सममित अव्यूह वह होगा यदि जिसका मान ए का ट्रांसपोज करने पर -a प्राप्त हो। क्या हो? ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए प्राप्त हो। उस कंडीशन में कौन सी अव्यय होगी? कौन सी मैट्रिक्स होगी? विषम सममित अव्यय होगा। तो एग्जांपल के लिए लेकर देखते हैं। ये जैसे यहाँ एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली थी, मैं यहां पर भी क्या ले रहा हूं? 2 क्रॉस 2 की क्या ले रहा हूं? मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां ए 2 क्रॉस 2 इक्वल टू वही 2 ले लिया, -3 ले लिया, 2 ले लिया और यहां पर 3 ले लिया। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। या फिर इन दोनों को देखो थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, यहां मान लो मैंने 2 0 ले लिए साथ में, ठीक है। ये वाला मान हो गया। अब यहां इसको मैं इकाई मैट्रिक्स के रूप में ले लूंगा, माइनस लिया यहां पर, ठीक है। अब इसको देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करूं मैं अगर ए का ट्रांसपोज, तो ये वाला जो अपने स्तंभ है वो किस में जाएगा? पंक्ति में जाएगा। तो ये हो गया अपना 0 और 3, और ये जो स्तंभ है ये भी किस में आएगा? पंक्ति में आएगा। तो -3 और 0। ये किस प्रकार का है? क्या ए है? क्या ये नहीं है। ये कौन सा ए है? माइनस का ए है। ये किस प्रकार का ए है? माइनस का ए है। क्यों? क्योंकि यहां अगर माइनस अप्लाई करेंगे तो ये तो होगा प्लस का, ये होगा किसका? माइनस का। ये किस प्रकार का ए बन गया? माइनस का ए बन गया। तो कहने का मतलब ये स्क्यू मैट्रिक्स हो गई। ए का ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? माइनस का ए प्राप्त हुआ। ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए प्राप्त होता है, तब तो होगी स्क्यू मैट्रिक्स। और यहां ए का ट्रांसपोज करने पर ए प्राप्त होगा, उस कंडीशन में किस प्रकार की होगी? सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब इसके कुछ गुणधर्म है वो और देखेंगे प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट अपने पास अगर कुछ देखें, थोड़ा बहुत इसमें बेसिक जो अपन को क्वेश्चंस में हल करेंगे तब ध्यान में रखने वाली बात है, वो मैं यहां बता रहा हूं आपको। यदि ए आई जे का मान -KA JI आता है, तब उस कंडीशन में ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू मैट्रिक्स होगी। स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सम्मित होगी। माइनस आएगा तो विषम सम्मित होगी, और अगर पॉजिटिव आता है मान तब सम्मित होगी। कौन सी होगी? सम्मित मैट्रिक्स होगी। दूसरा, यदि हम ए का a ± b का ट्रांसपोज देखें तो वो किस प्रकार से बनेगा? ए का ट्रांसपोज ± b का ट्रांसपोज के रूप में बनेगा। या फिर हम ये देखें कि अगर जैसे k और a कोई, यहाँ k क्या है? एक अदिश राशि है, उसका ट्रांसपोज देखेंगे तो क्या आएगा? k a का ट्रांसपोज आएगा।
के का ट्रांसपोज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि के क्या है, के बिलोंग करेगी किसमें, अदिश राशि में, अदिश राशि में। ठीक है, तो यहां के ए का ट्रांसपोज आएगा ओनली। तीसरा अपना है, यदि ए बी का ट्रांसपोज लिखेंगे डॉट में गुणन संक्रिया के रूप में, तब उसका मान आएगा बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। और अगर मैट्रिक्स आव्यूह वर्ग आव्यूह है, आव्यूह वर्ग आव्यूह है हो, यदि मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह हो, तब उस कंडीशन के अंदर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बराबर कौन सी स्थिति होगी, सममित। पढ़ा था अपन ने। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, सममित। और अगर माइनस की प्रॉपर्टी देखें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज देखें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज किस प्रकार का होगा, विषम सममित होगा। नेक्स्ट अपन देखें, यदि ए का ट्रांसपोज मल्टीपल में हो, या ए का ट्रांसपोज ए के मल्टीपल में हो, तो वो कौन सा प्रकार होगा, सममित प्रकार होगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसका, ए का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये कुछ बातें हमें जो क्वेश्चंस में हमें ध्यान में रखनी है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बेसिक चीजें अपन की जो 3.1 था, चैप्टर अपना 3.1 था, उसका लमसम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कुछ टॉपिक्स हैं वो 3.2 के भी अपन ने कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें 3.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।